मूवी के शुरू में हम देखते हैं मिली को, जो बहुत बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा है। पिछले पार्ट में मिली का रोल स्टीफन किंग के बेटे ने किया था। इसके सामने एक ट्रक आकर रुकता है जिसकी नंबर प्लेट बता रही है कि इसके अंदर एक क्रीप था। ये क्रीप है टॉम स्विनी, क्रीप शो के मेकअप आर्टिस्ट। वो क्रीप अपने साथ लाया था क्रीप शो का लेटेस्ट इशू, जिसका मिली इंतजार कर रहा था। आप देख सकते हैं कि वो कॉमिक के ऊपर पिछला वाला मिनी छपा हुआ है, जिसने अपने डैड को होलो ट्राई किया था। अब मिली इस कॉमिक को पढ़ेगा और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। हमारी सबसे पहली स्टोरी का नाम है ओल्ड चीफ वुडन हेड। एक ओल्ड कपल रे और मार्था डेड रिवर नाम के एक छोटे से टाउन में रहते हैं। उनका अपना एक जनरल स्टोर है जिसके बाहर एक चीफ का स्टैचू है। इसी का नाम है ओल्ड चीफ वुडन हेड। रे उससे बहुत ज़्यादा लगाव है। अब ये कपल बहुत ज़्यादा परेशानी में है। ये टाउन ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। वहाँ पर गिने चुने लोग बचे हैं। कई महीनों से रे ने कुछ भी नहीं कमाया। उसका स्टोर बस उधारी पर चल रहा है। अब क्योंकि वो उस टाउन में बढ़ा हुआ है, इसलिए वो हर किसी को उधार दे देता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वो सब उसका उधार वापस कर देंगे। लेकिन मार्था को ऐसा नहीं लगता। वो कहती है कि उन्हें ये स्टोर बंद कर देना चाहिए, लेकिन रे को अपना टाउन से इतना प्यार है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो किसी न किसी तरह अपने स्टोर को चला रहा है। जब वो दोनों बात कर रहे थे, तब ही अमेरिकन ट्राइब लोकल नेटिव का एल्डर वेंजिन उनसे मिलने आता है। वो उनके लिए ट्राइब की कुछ ज्वेलरी लाया था और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। फिर भी वो उसे रे को दे रहा था तब तक जब तक वो उसका उधार नहीं वापस कर देता। अब रे उसे लेने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि ये ज्वेलरी उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है। लेकिन जब वेंजिन उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो वो रे को रखनी पड़ती है और कहता है कि वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखेगा। ये सब देखकर मार्था भी हैरान रह गई थी। वो जैसा समझ रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो दोनों खुश होते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी बस यहीं तक थी। उनके स्टोर में था सैम, जो कि बेंजन का नेफ्यू है। साथ में उसके दो दोस्त फेस्टफ और एंडी भी थे। वो सब उनके स्टोर को लूटने आए थे। एक तरफ जहां बेंजन अच्छाई दिखाकर गया है, वहां दूसरी तरफ उसका नेफ्यू कुछ और ही साबित कर रहा है। अब बेचारे वो दोनों चाहकर भी नहीं रोक सकते थे। वो बस अपने स्टोर को लूटता हुआ देख रहे थे। हमें पता चलता है कि इस चोरी के बाद वो तीनों हॉलीवुड जा रहे हैं, क्योंकि सैम को अपने बालों पर बहुत ज़्यादा घमंड है। उसे लगता है कि वो बहुत आसानी से स्टार बन जाएगा। वो स्टोर को पूरी तरह तबाह कर देते हैं, काउंटर से भी पैसे ले लेते हैं और रे की जेब में से भी। लेकिन अभी तक कुछ रह गया था। सैम रे से वो ज्वेलरी मांगता है जो बेंजन ने उसे दी थी, जबकि रे ने उसे वादा किया था कि वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा बचा कर रखेगा। वही वो कर रहा था, लेकिन इसी वजह से सैम मार्था को गोली मार देता है। क्योंकि रे उसका मर्डर का गवाह है, इसलिए वो भी उसे भी मार देता है। स्टोर लूटकर और स्टोर के ओनर्स को गोली मारकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और जाते जाते ओल्ड चीफ के ऊपर भी गोली चला देते हैं। वो तो ये सोच रहे थे कि वो हॉलीवुड चले जाएंगे और वहां जाकर ऐश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो ओल्ड चीफ जिंदा हो चुका था। सबसे पहले वो जाता है फास्टफ के घर पर, अपने एरो से उसको मार देता है। उसके बाद वो जाता है एंडी के घर पर। वो सबसे पहले तो उसकी कार तोड़ता है और फिर उसको भी मार देता है। वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। इसलिए वो बाथरूम में जाकर वहां से बाहर निकल ही रहा था, लेकिन उसके बचने का कोई चांस नहीं था। ओल्ड चीफ उसे भी पकड़कर मार देता है। अगली सुबह बेंजन जब उठता है तो वो अपने पास उस ज्वेलरी को रखा हुआ देखता है। वो जाता है रे के स्टोर पर और देखता है कि ओल्ड चीफ के ऊपर खून लगा है और उसके हाथ में सैम के बाल थे, जिन पर उसे बहुत ज्यादा घमंड था। ये सब देखकर वो समझ जाता है और ओल्ड चीफ से विदा लेता है। हमारी दूसरी स्टोरी का नाम है द राफ्ट। 4 कॉलेज स्टूडेंट रैंडी, डेक, लेवन और रेचल मिलकर वीकेंड पर किसी लेक पर जा रहे थे, जो कि पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा दूर है। वो उस लेक पर पहुंचते हैं और उस लेक में एक राफ्ट थी। वो सब जल्दी से उस राफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। रैंडी नोट करता है कि डेक अचानक से पानी में डूब गया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने अंदर खींच लिया हो। रैंडी को ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो जल्दी से राफ्ट के ऊपर चढ़ता है और बाकी सबको भी आने के लिए कहता है। वो सब उसका स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं समझ रहे थे। रैंडी की परेशानी का बायस थी एक स्ट्रेंज चीज़ जो कि पानी के ऊपर तैर रही थी। वो एक ब्लब जैसी चीज़ थी और रैंडी को लग रहा था कि वो जिंदा है। उसने डेक को अपनी तरफ खींचा है और खा लिया है। अब वो सब रैंडी को पागल समझ रहे थे कि उसकी बातें बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही। वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक रॉयल लेक है। रेचल तो इसके अंदर हाथ भी डाल देती है, लेकिन तभी वो चीज़ उसका हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते उसे पानी में खींच लेती है और उसे भी जिंदा खा जाती है। अब तो रैंडी की इस बात पर सबको यकीन करना ही पड़ेगा। जो भी उनके सामने हुआ, ये सच है या नहीं, लेकिन वो चीज़ जिंदा है और वो उन्हें खा रही है। उन्हें बहुत जल्दी यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डेक कहता है कि वो तैरकर किनारे तक जा सकता है, लेकिन रैंडी को ये इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही फास्ट है। वो चीज़ उनके राफ्ट के नीचे चली जाती। डेक कहता है कि उनके पास यही मौका है किनारे तक जाने का, लेकिन इससे पहले कि वो राफ्ट से उतरकर
किनारे पर जा सकते वो चीज़ उसको खींच लेती है और उसके पाँव से पकड़ लेती है। रैंडी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो डेक को भी खा जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस चीज़ के पास दिमाग भी है और उसके अंदर कुछ सेंसेस भी हैं जिनसे उसे पता चला है कि लेक पर कुछ आए हैं। अब वो दोनों बहुत संभल कर राफ्ट पर खड़े थे ताकि उनके पाँव पकड़े ना जाएं। ऐसे काम नहीं बन रहा था, इसलिए वो चीज़ राफ्ट के नीचे से निकल जाती है। अब वो दोनों बारी बारी पहरा दे रहे थे क्योंकि अब यही तरीका था अपनी जान बचाने का। पूरी रात उन्हें इसी ठंड में गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह लिवरन सो चुकी थी और रैंडी भी थक चुका था। वो लिवरन को राफ्ट पर लिटा देता है। तभी वो चीज आकर उसे एक झटके में पकड़ लेती है और लिवरन तो बच ही नहीं सकती थी। रैंडी के बचने के चांसेस थे। वो जल्दी से किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो चीज उसके पीछे आने लगती है। किसी भी तरह वो किनारे तक आ जाता है। वो खुद को बहुत लकी समझ रहा था लेकिन वो चीज लहर की तरह उसको किनारे से खींचकर ले जाती है। दिन दहाड़े 4 लोग गायब हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। हम देखते हैं कि वहाँ पर नो स्विमिंग का बोर्ड लगा है जो किसी को नजर नहीं आया। हमारी अगली स्टोरी का नाम है द हिचहाइकर। हम देखते हैं कि एनी जो कि डेविड नाम के आदमी के साथ है लेकिन वो उसका हस्बैंड नहीं है बल्कि अपने हस्बैंड को लेने जाना है और वो ऑलरेडी लेट हो चुकी है। वो वहाँ से निकलती है और रास्ते में ये सोच रही थी कि लेट होने का क्या बहाना लगाएगी। जल्दबाजी में उसके हाथ से सिगरेट गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मोड़ पर एक आदमी खड़ा लिफ्ट मांग रहा था। एनी की बेकाबू कार उस आदमी को उड़ा देती है। अब एनी को दिख गया था कि वो आदमी मर चुका है। पुलिस को फोन करने के बजाय वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर भीड़ लग जाती है। इस भीड़ में था एक ट्रक ड्राइवर जो कि स्टीफन किन है। इधर एनी ये सोच रही थी कि इस क्राइम के साथ वो कैसे जिएगी। वो खुद को तसल्ली दे रही थी। तब ही देखती है कि उसके पीछे कोई लंगड़ाता हुआ आ रहा है। वो वही हिच हाइकर था जिसे एनी ने मार डाला था। अचानक ही वो उसके सामने आता है और अचानक ही गायब हो जाता है। एनी को लगता है कि ये उसके दिमाग का वहम है क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन वो कोई वहम नहीं था। वो आदमी उसके पास पहुंच जाता है और कहता है थैंक्स फॉर द राइड लेडी, लेकिन राइड तो एनी ने उसे दी ही नहीं थी। फिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है यह आपको ही पता चल जाएगा। एनी जल्दी से वहां से निकलती है लेकिन वो आदमी उसकी कार से चिपक गया था। वो आदमी बस एक ही बात कह रहा था, थैंक्स फॉर द राइड लेडी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए एनी रोड से कार उतार लेती है और उसको छुटकारा मिल जाता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही। एनी उसको कुचल कर आगे बढ़ती है लेकिन वो आदमी उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। शायद वो उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता था। इस बार वो उसे दरख्त से दे मारती है और बार बार मारकर क्रश कर देती है। इन सब में वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान होकर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो सोचती है कि ये सिर्फ उसका बुरा ख्वाब था। सिगरेट की वजह से उसकी कार बेकाबू हो गई थी और दरख्त से जा लगी। अब जाकर उसे होश आया ये बात सच में सेंस बना रही है, लेकिन उसकी कार कोई सेंस नहीं बना रही थी। वो जल्दी से घर पहुंचती है और देखती है कि उसका हस्बैंड अभी तक घर नहीं आया था। खैर अब उसके पास एक बहाना था। वो उस कार से उतरती है, तब ही उससे पीछे से आवाज आती है थैंक्स फॉर द राइड लेडी। वो आदमी अभी भी उससे चिपका हुआ था और अब सच में चिपक चुका था। खैर थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड घर आता है। हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जो एक्सीडेंट वाली जगह पर था, इसलिए उसे आने में देर हो गई। वो देखता है कि एनी मरी पड़ी थी।